यह सुनकर दोनों इससे नाखुश होते हैं, लेकिन उनके पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसके बाद दोनों अनिच्छा से अपनी जांच शुरू करते हैं और फिल को संदेह होता है कि कोई जानबूझकर द हैप्पी टाइम गैंग के पूर्व सदस्यों को निशाना बना रहा है। वह मानता है कि हत्यारा विशेष रूप से बम्बली पैंट्स को पोर्न स्टोर में मारने आया था और बाकी लोग गलत समय पर फंस गए। जांच के दौरान दोनों की मुलाकात रोनोवान नामक व्यक्ति से होती है, जो शो का निर्माता है। वे उससे मरे हुए अभिनेताओं के बारे में पूछते हैं और क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। हालांकि रोनोवान कठपुतलियों के प्रति पक्षपाती दिखाई देता है और सहयोग करने से इनकार करता है। इससे फिल इतना नाराज हो जाता है कि वह उसे धातु की गेंद से बेहोश कर देता है और शो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा लेता है। बाद में जब फिल और कॉनी दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 7 मुख्य अभिनेताओं को 10 मिलियन रॉयल्टी प्राप्त होने वाली है। यदि किसी अभिनेता की मृत्यु हो जाती है तो यह राशि जीवनसाथी को जाती है, और यदि जीवनसाथी नहीं है तो मृतक की हिस्सेदारी शेष अभिनेताओं के बीच विभाजित हो जाती है। फिर दोनों समझ जाते हैं कि हत्यारा उन अभिनेताओं में से एक होना चाहिए जो रॉयल्टी का बड़ा हिस्सा प्राप्त करना चाहता है। इस जानकारी के साथ वे एक और अभिनेता से मिलने जाते हैं जिसका नाम लाइल है, जो अब एक ड्रग लॉर्ड है। दोनों एक भूमिगत गेटों में पहुंचते हैं, लेकिन वहां के कठपुतलियां कॉनी को देखकर नाराज हो जाती हैं क्योंकि इस क्षेत्र में मनुष्यों को अनुमति नहीं है। फिर उन्हें कॉनी के बारे में एक छोटा सा राज बताता है। एक बार नौकरी के दौरान घायल होने के बाद उसका यकृत एक कठपुतली से प्रतिरोपित किया गया था। इसकी पुष्टि करने के लिए लाइल उसे कठपुतली की एक दवा देता है जो किसी व्यक्ति को मधुमेह कोमा में डाल सकती है। कॉनी बिना झिझक दवा लेती है और आश्चर्यजनक रूप से इसका उस पर वही प्रभाव पड़ता है जो एक कठपुतली पर पड़ता है। इसके बाद फिल और लाइल बाहर निजी बातचीत के लिए जाते हैं, जबकि कॉनी कठपुतलियों के साथ पोकर खेलती रहती है। हालांकि वे उसके प्रति कामुक टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं और एक महिला कर्मचारी के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, जिससे कॉनी गुस्से में आ जाती है। बाहर लाइल और फिल अभिनेताओं की मौतों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक कार उनकी ओर आती है। लाइल अपनी बंदूक उठाता है और वाहन की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक उसे गोली मार दी जाती है और वह मारा जाता है। उसके गुर्गे बदले में कार पर गोली चलाते हैं, लेकिन वे भी मारे जाते हैं। फिल वाहन का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः कार निकल जाती है। इस बीच अंदर कॉनी उन कामुक पुरुषों की पिटाई करती है और उनसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के लिए माफी मंगवाती है। अगले दिन फिल अपने कार्यालय पहुंचता है और देखता है कि सैंड्रा उसका इंतजार कर रही है। वह बताती है कि उसे एक और धमकी मिली है और वह चाहती है कि फिल स्थिति को सुलझाए। हाल की हत्याओं के कारण फिल पूरी तरह से उसके मामले को भूल चुका होता है, इसलिए सैंड्रा उसका उत्साह फिर से जगाने का फैसला करती है और उसे बहकाने लगती है। शुरू में फिल हिचकिचाता है, लेकिन जब वह जोर देती रहती है तो अंततः वह अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाता है। जब वे जोर से कार्यालय में प्रेम कर रहे होते हैं, तभी बाहर लेफ्टिनेंट बेनिंग और FBI से एजेंट कैंपबेल पहुंचते हैं। सैंड्रा के जाने के बाद अधिकारी फिल से हत्या के मामलों को सुलझाने में उसकी अक्षमता के बारे में पूछताछ करते हैं। वे इस बात को लेकर भी चिंतित होते हैं कि हर बार जब कोई हत्या होती है तो वह किसी न किसी तरह हमेशा घटनास्थल पर मौजूद रहता है। फिल दावा करता है कि उसका इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती। चिंतित होकर कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वह फिर एक बहाना बनाता है और अपने कार्यालय की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। इसके बाद फिल अपनी पूर्व प्रेमिका जेनी से मिलने जाता है, जो शो की एकमात्र मानव सदस्य थी। हालांकि वह अब ठीक नहीं कर रही है और एक स्ट्रिप क्लब में काम कर रही है। वह अपने सहकर्मियों की मौतों के बारे में बहुत सामान्य प्रतीत होती है, इसलिए फिल उसे मामलों को गंभीरता से लेने के लिए कहता है। लेकिन जेनी मानती है कि उसे जीवन यापन करना है और वह हमेशा के लिए खुद को बंद नहीं रख सकती। दोनों फिर अपने रिश्ते के बारे में याद करते हैं और जेनी मानती है कि वह उस समय वास्तव में उससे प्यार करती थी। एक संक्षिप्त भावनात्मक बातचीत के बाद वे बाहर जाते हैं और अलविदा कहते हैं। फिल्म एक ऐसे ब्रह्मांड में होती है जहां कठपुतलियां मनुष्यों के साथ सहअस्तित्व रखती हैं। हालांकि उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक माना जाता है और मानव दुनिया में उनके पास लगभग कोई वास्तविक अधिकार नहीं होते हैं। फिर हमारी मुलाकात मुख्य पात्र फिल से होती है, जो एक ऐसी ही कठपुतली है। वह पुलिस बल में शामिल होने वाली पहली और एकमात्र कठपुतली था, लेकिन नौकरी पर एक बड़ी गलती करने के बाद उसे निकाल दिया गया था। अब वह एक निजी जासूस के रूप में काम करता है और उसने एक मानव सचिव बबल्स को काम पर रखा है। एक दिन फिल से सैंड्रा वाइट नाम की एक क्लाइंट मिलने आती है, जो एक खूबसूरत कठपुतली है। वह महिला बताती है कि वह एक निम्फोमेनियाक है, लेकिन नहीं चाहती कि उसके दोस्त और परिवार को पता चले। हालांकि किसी ने उसके इस राज का पता लगा लिया है और उसे 3,50,000 का भुगतान करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। सैंड्रा के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि फिल उसके लिए इस स्थिति को संभाले। इसके बाद वह ब्लैकमेलर का गुमनाम पत्र फिल को सौंपती है, साथ ही कुछ अग्रिम भुगतान भी करती है। सैंड्रा फिर फिल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिल उसे नजरअंदाज कर पेशेवर बना रहता है। सैंड्रा के जाने के बाद वह गुमनाम पत्र देखता है और नोटिस करता है कि कटआउट अक्षर P उसे जाना पहचाना लग रहा है।
उसे याद आता है कि उसने वही अक्षर अपने दोस्त विनी के अश्लील पत्रिका स्टोर में देखा था। थोड़ी देर बाद फिल स्टोर में जाता है, जहां वह देखता है कि विनी एक ऑक्टोपस और गाय के साथ एडल्ट फिल्मों की शूटिंग कर रहा है। यह सब देखकर फिल घृणा महसूस करता है और विनी से कुछ पत्रिकाएं मांगता है ताकि वह उन्हें गुमनाम पत्र के साथ तुलना कर सके। जांच के बाद वह पाता है कि फॉन्ट पत्रिकाओं में से एक के साथ मेल खाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ब्लैकमेलर विनी के ग्राहकों में से एक है। फिर विनी से ग्राहकों की सूची देखने का अनुरोध करता है तो विनी उसे अपने कार्यालय के पीछे वाले कमरे में जाने का निर्देश देता है। रास्ते में फिल की मुलाकात उसके पुराने दोस्त बम्बली पेंस से होती है, जो एक कठपुतली बनी है। वह 90 के दशक के लोकप्रिय सिटकॉम द हैप्पी टाइम गैंग में एक स्टार था, लेकिन अब केवल एडल्ट स्टोर्स में घूमता है। इसलिए बम्बली पेंस अपने पुराने दोस्त को ऐसी जगह पर देखकर शर्मिंदा हो जाता है। बाद में जब फिल रिकॉर्ड्स देख रहा होता है तो एक रहस्यमय व्यक्ति काले सूट में बंदूक लेकर स्टोर में घुसता है। वह बम्बली पेंस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विनी तुरंत प्रतिक्रिया देता है और अपनी बंदूक निकालता है। दुर्भाग्य से हमलावर विनी को गोली मार देता है और ऑक्टोपस और गाय के सिर उड़ा देता है। फिर वह बर्बरतापूर्वक बम्बली को मार देता है और अंततः स्टोर से भाग जाता है। इस समय फिल कार्यालय में रहता है और गोलियों की आवाज को तेज संगीत के कारण नहीं सुन पाता। कुछ क्षण बाद फिल बाहर आता है और स्टोर को पूरी तरह से अस्तव्यस्त देखकर भयभीत हो जाता है, जहां हर कोई मर चुका होता है। तुरंत पुलिस आती है और फिल की मुलाकात कॉनी एडवर्ड्स से होती है, जो एक प्रसिद्ध जासूस है और पहले फिल की पुलिस बल में साथी थी। दोनों के बीच कटु मतभेद थे और वे अभी भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कॉनी फिल को गिरफ्तार करने के लिए उत्सुक होती है, क्योंकि गोलीबारी में बचने वाला एकमात्र वही होता है जो बेहद संदिग्ध लगता है। हालांकि फिल का पूर्व बॉस लेफ्टिनेंट बेनिंग विश्वास नहीं करता कि वह ऐसा कुछ कर सकता है और उसे छोड़ देता है। इसके बाद फिल अपने भाई लैरी से मिलता है, जो एक अभिनेता है और एक समय में द हैप्पी टाइम गैंग में बम्बली पेंस के साथ अभिनय करता था। भाई अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं और फिल उसे बम्बली पेंस की दुखद मौत के बारे में बताता है। शाम के समय हम देखते हैं कि फिल अकेले बैठकर शराब पी रहा है, अपने शौर्य के दिनों के बारे में सोच रहा है जब वह शहर का सबसे अच्छा पुलिस वाला था। दूसरी जगह लैरी अपनी मानव प्रेमिका के साथ हॉट टब में मस्ती कर रहा होता है। वह उसे द हैप्पी टाइम गैंग के रैप पार्टी की पुरानी रिकॉर्डिंग्स दिखाता है, जिसमें कॉनी और फिल भी दिखाई देते हैं। फिर लैरी अपनी प्रेमिका को कुछ ड्रिंक्स लाने भेजता है और तभी कोई व्यक्ति 3 क्रूर कुत्तों को घर में छोड़ देता है, जो तुरंत लैरी को चिथड़े-चिथड़े कर देते हैं। अगले दृश्य में फिल घटनास्थल पर पहुंचता है और अपने भाई की मौत से तबाह हो जाता है। जब जेनी अपनी कार में बैठती है तो यह अचानक विस्फोट हो जाती है, जिससे फिल पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। कुछ ही क्षणों बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और फिल समझ जाता है कि वह इस बार बच नहीं पाएगा। इसलिए वह वहां से भाग जाता है और पुलिस से छिपने के लिए कॉनी के घर की ओर जाता है। फिल उसे शांति से सोते हुए देखता है और उनके साथ कुछ पुराने फ्रेम में लगे फोटो देखता है। फिर दृश्य 12 साल पीछे चला जाता है, जहां हम एक लुटेरे को कॉनी को बंदूक की नोक पर पकड़े हुए देखते हैं। फिल ने अपराधी को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन चूक गया और गोली एक बेतरतीब कठपुतली पर लग गई जो अपनी छोटी बेटी के साथ थी। कॉनी को भी लुटेरे ने गोली मारी, लेकिन वह किसी तरह उसे मारने में सफल रही। इसके बाद फिल उसे कठपुतली अस्पताल ले गया, जहां उसकी जिगर की सर्जरी हुई। लेकिन सभी ने उसकी अक्षमता के लिए उसकी आलोचना की और अंततः उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया। वर्तमान में कॉनी और फिल को पता चलता है कि हैप्पी टाइम गैंग का एक और सदस्य आज सुबह मृत पाया गया। वह स्पष्ट रूप से नशीले पदार्थों के सेवन के बाद समुद्र में कूदकर डूब गया। दोनों यह समझते हैं कि 5 सदस्य मर चुके हैं, जिससे केवल 2 अभिनेता इजरा और कारा बचे हैं। यह पता चलता है कि दोनों वास्तव में चचेरे भाई बहन हैं, लेकिन अब वे विवाहित हैं और उनके बच्चे भी हैं। फिर दोनों उन्हें देखने का फैसला करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि इस बार वे हत्यारे को पकड़ सकेंगे। अगले दृश्य में वे चचेरे भाई बहन के घर पहुंचते हैं, जो रेगिस्तान के बीच में स्थित है। वे एक कमरे में बच्चों को देखते हैं जो विकृत हैं और एक दर्पण के सामने बेतरतीब चिल्ला रहे हैं। फिर दोनों एक अन्य कमरे में जाते हैं, जहां वे चौंकाने वाली स्थिति में इजरा और कारा को अपने बिस्तरों में मृत पाते हैं। कहीं भी हत्यारे का कोई निशान नहीं है, जिससे दोनों निराश हो जाते हैं। हालांकि जैसे ही वे घर छोड़ने ही वाले होते हैं, एजेंट कैंपबेल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और फिल को हत्याओं के लिए गिरफ्तार कर लेता है। दृश्य फिर पुलिस स्टेशन पर कटता है, जहां हम सैंड्रा को कैंपबेल के सामने फिल के खिलाफ गवाही देते हुए देखते हैं। यह पता चलता है कि वह जेनी से शादीशुदा थी और वह बताती है कि वह और फिल महीनों से एक रिश्ते में है। सैंड्रा फिर दावा करती है कि फिल केवल जेनी से छुटकारा पाना चाहता था ताकि वह सैंड्रा को अपने लिए रख सके। लेकिन वह अंततः सभी अन्य अभिनेताओं को मारकर इसे एक बड़े साजिश की तरह दिखाने के लिए मार डालता है। एक स्टंट फिल इन आरोपों से इनकार करता है, लेकिन कैंपबेल उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले उन्हें एक साथ प्रेम करते हुए देखा था। यह सुनकर कॉनी का गुस्सा फट जाता है और वह कैंपबेल से झगड़ने लगती है, जिससे उसे अपनी नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। उस रात जब कॉनी नाराज होकर घर लौटती है तो वह पाती है कि बबल्स उसका इंतजार कर रही है।
दोनों एक भावुक बातचीत करते हैं जहां वे इस बारे में अपनी उदासी व्यक्त करते हैं कि फिल को कुछ ऐसा करने के लिए फंसाया जा रहा है जो उसने नहीं किया। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित, वे सैंड्रा के अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करते हुए कि वहां उनके खिलाफ कुछ सबूत मिलेंगे। वे घर में घुसते हैं और एक गुप्त कमरे की खोज करते हैं जो सैंड्रा द्वारा सभी अभिनेताओं की हत्या के सबूतों से भरा होता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में कॉनी पहचानती है कि सैंड्रा वही लड़की है जिसका पिता 12 साल पहले फिल द्वारा दुर्घटनावश मारा गया था। फिर वे सबूत लेकर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन सैंड्रा ने एक बम डाला हुआ है जिससे पूरा स्थान जलकर खाक हो जाता है। सभी सबूत नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सौभाग्यवश दोनों महिलाएं सुरक्षित बच जाती हैं। अगले दिन कॉनी फिल से जेल में मिलती है और उसे बताती है कि उसने क्या क्या खोजा। जानते हुए कि वह उसे पारंपरिक तरीकों से नहीं निकाल सकती, वह उसे बाह में गोली मार देती है। इसके बाद कॉनी चिल्लाने लगती है, यह कहते हुए कि उसने गलती से फिल को गोली मारी और उसे जल्द ही एक एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। रास्ते में कॉनी ड्राइवर और उस शख्स को बेहोश कर देती है जो फिल की चोट का इलाज कर रहा होता है। फिर दोनों एम्बुलेंस चुरा लेती हैं और हवाई अड्डे की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि सैंड्रा देश छोड़ने की योजना बना रही है। जब वे स्थान पर पहुंचते हैं तो फिल कॉनी को स्टीयरिंग व्हील से हाथकड़ी लगाता है ताकि वह फिर से खुद को खतरे में न डाले। फिर वह अकेले सैंड्रा का सामना करने जाता है और अंततः उसे खोज लेता है। वह उसके पिता के साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है और बताता है कि वह हर दिन उस पछतावे से कैसे निपटता है। जब फिल पूछता है कि उसने उन सभी अभिनेताओं को क्यों मारा, तो सैंड्रा खुलासा करती है कि वह सिर्फ उसे दुखी देखना चाहती थी। इस पल में जेनी, जो जीवित होती है, प्रकट होती है और बताती है कि वह सैंड्रा के साथ हमेशा से साजिश कर रही थी। अब जब सभी अभिनेता मर चुके हैं तो वे शो के लाभ से अमीर हो गई है। फिर सैंड्रा जेनी से फिल को गोली मारने के लिए कहती है, लेकिन महिला हिचकिचाती है क्योंकि उसके पास अपने पूर्व प्रेमी के प्रति एक नरम स्थान है। जेनी सुझाव देती है कि वे इसके बजाय चले जाएं, लेकिन एक गुस्साई सैंड्रा अपनी पत्नी को बेहोश कर देती है। फिर कुछ सैंड्रा के बॉडीगार्ड फिल को पकड़ लेते हैं और उसे विमान के टरबाइन में फेंक देते हैं। ऐसा लगता है कि उसके लिए यह सब खत्म हो गया है, लेकिन आखिरी क्षण में कॉनी प्रकट होती है। वह तेजी से सभी बॉडीगार्ड को बेहोश कर देती है और अपने साथी को भी मुक्त कर देती है। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसे सैंड्रा द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उसे 12 साल पहले की तरह बंदूक की नोक पर रखती है। कॉनी फिल से उसे गोली मारने के लिए कहती है, लेकिन सैंड्रा कहती है कि वह नहीं करेगा क्योंकि वह एक हारने वाला है जो कुछ भी सही नहीं कर सकता। फिर अपने अतीत की गलती को याद करता है और नर्वस हो जाता है, लेकिन किसी तरह वह दृढ़ता से ट्रिगर खींचता है। सौभाग्य से इस बार वह चुकता नहीं है और सैंड्रा को सिर में घातक रूप से गोली मार देता है। अंतिम दृश्य में कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और बेनिंग कॉनी और फिल को मामले को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए बधाई देते हैं। वह कॉनी का निलंबन उठाता है और फिल की पुरानी नौकरी को भी बहाल करता है, जिससे कठपुतली बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही क्षणों बाद बबल्स अपने बॉस का हालचाल लेने आती है और वह अंततः यह समझता है कि उसके प्रति उसके भावनाएं हैं। फिल्म का अंत फिल के यह पूछने के साथ होता है कि क्या वह उसके साथ बाहर जाना चाहती है, जिस पर वह खुशी खुशी सहमत होती है।